बकरी चराने वाला मस्तान। शाहीपुर एक छोटा सा गांव, जहां सुबह का सूरज जैसे धरती पर आकर बस जाता था। चारों तरफ फैले हरे मैदान, बीच में बहती छोटी नदी और दूर दूर तक फैलते कच्चे रास्ते गांव की पहचान थे। हवा में मिट्टी की खुशबू ताज़ा दूध की महक से मिलकर एक अपनापन पैदा करती थी। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और दिल के साफ थे। पूरे गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा मशहूर था, तो वह था मस्तान, गांव का बकरी चराने वाला। मस्तान की उम्र लगभग 28 साल थी। सांवली रंगत, लंबे हाथ पैर, कंधे पर झोला लटकाए और सिर पर हल्की पगड़ी उसका रोज का रूप था। वो भले साधारण दिखता था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। लोग कहते थे, शाहीपुर में मस्तान जैसा भरोसेमंद इंसान दूसरा नहीं। मस्तान को बकरियों से इतना प्यार था कि वो उन्हें अपने बच्चों की तरह समझता था। गांव के हर घर में एक आध बकरी थी और सबकी जिम्मेदारी मस्तान पर थी। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते हुए कहते, मस्तान भैया, आज कितनी बकरियां ले जा रहे हो? वह मुस्कुराकर कहता, गिन लो, अगर सही निकली तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। फिर बच्चे दौड़ दौड़कर बकरियां गिनते, कभी 30, कभी 36, कभी 42। यह इस पर निर्भर करता था कि किस दिन कौन सी बकरी घरों से निकलती है। मस्तान के लिए ये रोज का मिलन, बकरियां, बच्चे और गांव की हंसी उसकी असली कमाई थी। मस्तान की एक खास बात थी, वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था, उसकी आवाज धीमी, मीठी और भरोसे से भरी होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह दुनिया को ध्यान से देखता हो। पूरे गांव में कहा जाता था कि मस्तान के पास जानवरों को समझने की एक अनोखी कला है। अगर कोई बकरी बीमार हो जाए, तो लोग सबसे पहले उसे बुलाते। वो जड़ी बूटियों से दवा बनाकर दे देता और बकरी 2 ही दिनों में ठीक हो जाती थी। हर सुबह मस्तान सूरज उगने से पहले उठता, नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोता, थोड़ा पानी पीता और हौले से आसमान की ओर देखता। फिर वह घर लौटकर माँ के लिए चाय बनाता, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी और बीमार रहती थी। मस्तान के पिता का देहांत तब हो गया था, जब वह सिर्फ 10 साल का था। तभी से उसने घर, माँ और बकरियों की जिम्मेदारी अकेले संभाल ली थी। उसकी माँ कहती, बेटा, तू चाहे पढ़ लिख न पाया हो, लेकिन तूने इंसानियत में सबको पीछे छोड़ दिया। मस्तान हंसकर जवाब देता, अम्मा, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। कुछ ही देर में मस्तान के घर के बाहर बकरियों का झुंड जमा होने लगता था। शाहीपुर के लोग अपने अपने घर से बकरियां लेकर आते और मस्तान को सौंपते। गांव की बुजुर्ग दादियां कहती, मस्तान, हमारी चांदनी को ज्यादा दूर मत ले जाना, पैर में चोट है। वो सिर हिलाकर कहता, अच्छा दादी, आज उसे नदी के किनारे ही रखेंगे। मस्तान बकरियों की बातें भी समझ जाता था। जैसे ही वह किसी बकरी के पास जाता, वो उसके हाथ चाटती, मिमियाती और उसकी उंगलियों से अपना सिर रगड़ती। मस्तान खुद हंसता और कहता, चलो भाई, आज मिमियाने का मूड है क्या? जब सब बकरियां इकट्ठी हो जाती, तब वह अपने लंबे बांस का डंडा उठाता और उन्हें चरागाह की ओर ले जाता। चरागाह गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ हरी घास, झाड़ियां और बीच में छोटी सी पगडंडी। रास्ते भर मस्तान बकरियों से बात करता रहता, अरे बुढ़िया, इतनी धीरे मत चल, दोपहर तक पहुंचेंगे क्या? और तुम तीनों इधर उधर मत भागो, सांप वांप है वहां। बकरियां भी उसे जैसे समझती थीं, वे उसके पीछे पीछे लाइन बनाकर चलतीं। रास्ते में अक्सर गांव के लोग उसे हाथ हिलाकर नमस्ते करते। मस्तान, आज जल्दी निकले हो? हाँ भाई, मौसम बदल रहा है, बाद में बारिश होने लगेगी। मस्तान मौसम, हवा और पेड़ों के झुकाव को देखकर समझ लेता था कि क्या होने वाला है। शायद इसी वजह से लोग कहते थे, मस्तान में कुछ अलग बात है। चरागाह पहुंचकर वह एक पत्थर पर बैठ जाता। बकरियां पास की घास चरने में लग जातीं। मस्तान अपने झोले से एक छोटा डायरी निकालता, हाँ, वह लिखता था। भले पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, लेकिन उसे लिखने का शौक था। वो हर दिन की घटनाएं, बकरियों की आदतें, मौसम के संकेत सब नोट करता। उसकी लिखी कुछ पंक्तियां इस तरह होती, आज बादल भारी हैं, हवा में नमी ज्यादा है,
शायद शाम को बारिश होगी। चांदनी की तबीयत कुछ कमजोर लग रही है। उसे कल औषधि देनी होगी। कभी कभी चरागाह के पास से कोई अनजान आदमी गुजरता और हैरानी से पूछता, तुम बकरी वाले होकर डायरी लिखते हो? मस्तान मुस्कुराकर कहता, लिखने से मन साफ रहता है, और यादें भी। और सच में उसका मन साफ था। वो किसी से बैर नहीं रखता था, किसी से बहस नहीं करता था। लोग उसकी ईमानदारी और ममता पर भरोसा करते थे। लेकिन मस्तान के जीवन में सिर्फ शांति ही नहीं थी, कुछ दर्द भी था। गांव में रहने वाली एक लड़की, रज़िया, उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों न जाने कब बड़े हो गए और कब एक दूसरे को पसंद करने लगे, पता ही नहीं चला। लेकिन एक समस्या थी, उनके धर्म अलग थे। रज़िया के घर वाले मस्तान को पसंद करते थे, पर शादी की बात आते ही माहौल बदल जाता था। रज़िया का भाई शब्बीर अक्सर मस्तान को देखकर आंखें तरेरता और कहता, अपनी हद में रहना। मस्तान ये सुनकर चुप हो जाता था। वह विवादों से दूर रहता था। पर आज, उस सुबह, जब मस्तान चरागाह पहुंचा, तो उसने दूर से देखा कि रज़िया नदी किनारे खड़ी है। वह चौंका। रोज तो वह सुबह घर के काम में रहती थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि रज़िया ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ आई। मस्तान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने धीरे से कहा। मस्तान के कदम रुक गए। बकरियां दूर चर रही थीं, हवा में हल्की ठंडक थी, और माहौल जैसे अचानक गंभीर हो गया। क्या हुआ, रज़िया? उसने गहरी सांस ली। शब्बीर, तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा है, और अच्छा नहीं सोच रहा। मस्तान की आंखें फैल गईं। मतलब? रज़िया ने कांपते स्वर में कहा, वह आज शाम को तुम्हें ढूंढने आएगा। हवा रुक गई। बकरियां चरना भूल गईं, और मस्तान का दिल पहली बार डर से धड़क उठा। रज़िया के बताए हुए शब्द हवा की तरह नहीं थे, वे मस्तान के दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। उसका सीना भारी हो गया। शांत सिर वाला, हर बात समझदारी से देखने वाला मस्तान आज पहली बार घबराया हुआ लग रहा था। शब्बीर, मुझे ढूंढने आएगा? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? मस्तान ने धीमी, टूटी आवाज में पूछा। रज़िया ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, भाई ने कल रात तुम्हें लेकर कुछ लोगों से बात की है। कह रहा था कि ये मस्तान अब ज्यादा ही करीब आ रहा है, इसे समझाना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ कि वह किस तरफ इशारा कर रहा है। मस्तान की आंखें नीचे झुक गईं। वह जानता था कि गांव में धर्म और रिश्तों की सीमाओं को लेकर कितनी जल्दी लोग नाराज हो जाते हैं। वह और रज़िया बस अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोगों के मन में कहानी कुछ और ही बन जाती थी। मैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, वह धीरे से बोला। मुझे पता है, रज़िया ने कहा, लेकिन भाई ऐसे नहीं सोचता। उसे लगता है कि तुम मुझे पाना चाहते हो। हवा में गहरा सन्नाटा छा गया। दूर बकरियां घास चबाने की आवाज कर रही थीं, और नदी की धारा बहुत धीमी बह रही थी। सब कुछ इतना शांत था, पर उनके दिलों में तूफान चल रहा था। रज़िया ने मस्तान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं डर में जी नहीं सकती, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई मुसीबत हो। मस्तान ने पहली बार थोड़ी हिम्मत दिखाई। तुमने कुछ कहा अपने भाई से? कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे चुप करा दिया। कहने लगा, तू लड़कियों की तरह घर में रह, ये मर्दों की बातें हैं। मैं कुछ नहीं कर पाई। मस्तान ने आह भरी। मैं कभी भी तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। रज़िया ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा, फिर तुरंत छोड़ दिया, शायद डर के कारण। मस्तान, आज शाम वह आए या कल, तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन मैं भागूंगा नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मस्तान ने दृढ़ स्वर में कहा। रज़िया की आंखें नम थीं। गलत काम हमेशा वही नहीं होता जो हम करते हैं, कभी कभी लोग अपनी सोच से हमें गलत बना देते हैं। मस्तान को आज लगा कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वह समझते था। जानवरों की दुनिया आसान होती है, साफ, सीधी, भावनाओं पर टिकी। पर इंसानों की दुनिया झूठ, शक, गुस्से और गलतफहमियों से भरी। रज़िया धीरे धीरे वापस चलने लगी, पर जाते जाते उसने मस्तान से कहा, जो भी हो, खुद को बचाए रखना।
अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई चोट पहुँचे। मस्तान ने सिर हिलाया। फिर वह चुपचाप दूर तक रज़िया को जाता हुआ देखता रहा। जब वह जा चुकी, तभी मस्तान के पास उसकी सबसे प्यारी बकरी गुलाबी आकर मिमियाने लगी। मस्तान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू ही समझती है मेरा दिल, दुनिया बहुत उलझी हुई है। दोपहर बीत रही थी, लेकिन मस्तान के मन में एक बेचैनी थी। हर आवाज़ उसे चौंका देती। किसी पेड़ की टहनी टूटती तो उसे लगता शायद शब्बीर आ गया। किसी राहगीर के कदम सुनाई देते तो वह तुरंत देखता कि कौन है। उसकी किताब आज खुली रह गई, वह लिख भी न सका। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या शब्बीर मुझे नुकसान पहुंचाएगा? मस्तान लड़ने वाला इंसान नहीं था। अपने पिता की मौत के बाद उसने माँ और घर को संभाला, पर कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी। झगड़े से बचने में ही उसकी भलाई थी। शाम ढलने लगी, आसमान लाल हो रहा था। बकरियां चरकर थक गई थीं और अपने अपने घरों की तरफ मुंह करने लगीं। मस्तान ने उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा किया और गांव की ओर ले चला। लेकिन आज उसके कदम बहुत धीमे थे। हर मोड़ पर उसे शक था कि कोई झाड़ी के पीछे खड़ा होगा। हर पेड़ की छाया उसे डराने लगी। जब वह गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पास पहुंचा, तो हवा का झोंका आया। झोंके से पत्तियां हिलीं, लेकिन मस्तान को लगा कोई चल रहा है। वह ठिठक गया। बकरियां भी रुक गईं और मिमियाने लगीं। मस्तान ने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ पल बाद एक बुजुर्ग निकले, गांव के ही रहने वाले। मस्तान ने राहत की सांस ली। बेटा, आज इतना घबराया क्यों है? कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही, मस्तान ने बात टाल दी। गांव में प्रवेश करते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। लोग आज उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। चंदन काका बोले, अरे मस्तान, जल्दी घर चला जा, बाहर ज्यादा मत घुमा कर। एक और ने कहा, शब्बीर आज बहुत गुस्से में है। मस्तान का दिल और गिर गया। सचमुच, खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी, शायद उसके जाने बिना। वह बकरियों को एक एक करके उनके घरों में लौटा रहा था। हर घर में जाकर वह पूछता, सब ठीक है? लोग सिर हिलाकर हाँ तो कहते, पर उनकी आंखों में चिंता दिखती। और फिर सबसे आखिर में वह पहुंचा रज़िया के घर। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। मस्तान बेटा, जल्दी घर चला जा, आज माहौल सही नहीं है, उसने कहा। शुक्रिया चाची, मस्तान ने धीरे से कहा और पीछे मुड़ गया। उसने रज़िया को एक पल के लिए ऊपर खिड़की से झांकते हुए देखा। उसकी आंखों में डर था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले पर्दा खींच लिया गया। मस्तान आखिर अपने घर पहुंच गया। माँ चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा, आज बहुत देर कर दी। डर लग रहा था, माँ ने कहा। मस्तान ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ी दूर चराना पड़ा। लेकिन उसके चेहरे की थकान, आंखों की बेचैनी सब बता रही थी कि कुछ तो गलत है। अभी वह खाना खाने बैठा भी नहीं था कि बाहर से तेज आवाज आई, मस्तान, बाहर निकल। माँ घबरा गई। मस्तान का दिल धड़क उठा। बाहर शब्बीर खड़ा था 3-4 लड़कों के साथ, चेहरे पर गुस्सा और हाथ में लाठी। निकल बाहर। पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। आज वह सच में आ गया था, और यह मस्तान के जीवन का सबसे कठिन पल था। शाम की हवा भारी हो चुकी थी। बाहर लालटेनें जल चुकी थीं, पर मस्तान के घर के बाहर खड़ा शब्बीर किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। उसके हाथ में पकड़ी लाठी जमीन पर जोर से पटकने की आवाज दे रही थी, मानो वह अपने गुस्से को चिंगारी से आग बनने का इंतजार दे रहा हो। मस्तान, बाहर निकल। शब्बीर की आवाज गांव की गलियों में गूंज रही थी। मस्तान की माँ कांप उठी। बेटा, बाहर मत जा, ये लोग ठीक नहीं आए हैं। लेकिन मस्तान जानता था बाहर न जाने से हालात बिगड़ेंगे, और अगर वह नहीं गया तो शब्बीर घर में घुसेगा और वह अपनी बूढ़ी माँ को डरते हुए नहीं देख सकता था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना। माँ की आंखें भर आईं। सावधान रहना बेटा। मस्तान ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर खड़े लोग पीछे हटे।
शब्बीर आगे आया, आंखों में खून उतर आया था। तो तू आ गया बाहर। क्या बात है शब्बीर? मस्तान ने शांत स्वर में कहा। बहुत सीधी बात है, शब्बीर गरजा। मेरी बहन के आसपास घूमना बंद कर दे। मस्तान चौंका, मैं किसी के आसपास नहीं घूमता। हम सिर्फ चुप। शब्बीर ने लाठी उठाकर हवा में हिलाई। मुझे बहाने मत सुना, गांव में बात फैल रही है। लोग बोल रहे हैं कि तू रज़िया के पीछे पड़ा है। ये सब झूठ है, मस्तान ने दृढ़ता से कहा। मैंने कभी गलत सोचा ही नहीं। शब्बीर उसकी बातों पर हंस पड़ा, एक खतरनाक हंसी। तुझे लगता है कि मैं तेरी मासूम शक्ल देखकर यकीन कर लूंगा? तू अपनी औकात भूल रहा है मस्तान। मस्तान ने खुद को संभालते हुए कहा, शब्बीर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन शब्बीर को समझना नहीं था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। अचानक बिना चेतावनी दिए शब्बीर ने लाठी उठाकर मस्तान पर वार कर दिया। धड़म, लाठी मस्तान के कंधे पर जोर से लगी। वो दर्द से पीछे हट गया पर गिरा नहीं। भीड़ से कुछ लोगों की आवाजें आईं, अरे रुक जा शब्बीर, ये क्या कर रहा है? पर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मस्तान ने दर्द सहते हुए कहा, तुम्हें जो गलतफहमी है उसे दूर करने का तरीका मारना नहीं है। बातें बनाना बंद कर। शब्बीर ने दूसरा वार किया। इस बार मस्तान ने हाथ से रोक लिया। लाठी उसके हाथों में अटक गई। मस्तान ने मजबूती से पकड़ा और कहा, शब्बीर मैं लड़ने नहीं आया, लेकिन मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। शब्बीर छूट गया और पीछे हटकर दांत पीसने लगा। तू आज बहुत ज्यादा बोल रहा है। लगता है बकरियां चराते चराते भूल गया है कि असली दुनिया कैसी होती है। भीड़ दबे स्वर में बोल रही थी, मस्तान को यूं मत मारो, बेचारा कहाँ किसी को परेशान करता है। शब्बीर आज बेकाबू है। पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बीच में आए। तभी अचानक एक आवाज आई, बस करो। सभी लोग पीछे हट गए। रज़िया भागते हुए आई और शब्बीर के सामने खड़ी हो गई। भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? शब्बीर ने गुस्से में कहा, तू घर में क्यों नहीं थी? निकल यहाँ से, ये हमारा मामला है। ये मेरा भी मामला है। रज़िया चिल्लाई, मस्तान ने कभी कुछ गलत नहीं किया। वो सिर्फ मेरी बात सुनता है, मदद करता है। भीड़ में सरगोशियां बढ़ गईं, पर शब्बीर के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। चुप रह, इसी का असर है कि तू उसकी तरफदार बन रही है। रज़िया ने रोते हुए कहा, तुम गलत कर रहे हो। ये इंसान अच्छा है। गांव के लोग इसे भरोसेमंद कहते हैं। तुम इसे क्यों मार रहे हो? शब्बीर ने उसकी बांह पकड़कर जोर से खींचा, घर चल। रज़िया चीख उठी, छोड़ो मुझे। मस्तान ये दृश्य देख न सका। वो आगे बढ़ा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, शब्बीर उसकी बांह छोड़ दो। शब्बीर ने रज़िया को छोड़ा और मस्तान की ओर मुड़ा। अब तू मुझे सिखाएगा कि अपनी बहन से कैसे बात करनी है? मस्तान ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी को चोट मत पहुँचाओ, न मुझे न उसे। शब्बीर की सांसें तेज हो गईं। वो पूरी तरह नियंत्रण खोता जा रहा था। शब्बीर ने अचानक फिर लाठी उठाई। इस बार उसने पूरी ताकत से मस्तान के सिर की ओर वार किया। भीड़ चीख पड़ी, रुको ना, लेकिन उसी क्षण मस्तान ने अपने हाथ ऊपर करके वार रोक लिया। लाठी उसके हाथ से टकराई और गिर पड़ी। शब्बीर हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मस्तान इतना तेज रिएक्ट करेगा। मस्तान ने भारी सांस लेते हुए कहा, शब्बीर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता। पर अगर तुम मुझे या अपनी बहन को चोट पहुँचाने की कोशिश करोगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा। ये बोलते समय भी उसकी आवाज़ शांत थी पर दृढ़। रज़िया रो रही थी। भीड़ हर तरफ सन्नाटा ओढ़े खड़ी थी। शब्बीर, जो हमेशा गुस्से में अंधा हो जाता था, आज कुछ पल के लिए रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लोग उसे घूर रहे थे। कुछ उसकी हरकत पर नाराज थे, कुछ डर से खड़े थे, कुछ चुपचाप मस्तान के लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदलने लगा। उसने मस्तान को घूरते हुए कहा, ये खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगा। और वह मुड़ा,
रज़िया को बिना छुए अपने साथ आए लड़कों को इशारा करते हुए वहां से चला गया। लोगों ने राहत की सांस ली। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। कुछ लोग मस्तान के पास आए। बेटा, तू ठीक तो है? हाँ मामू, मस्तान ने कहा। मैं ठीक हूँ। उसकी माँ दरवाजे से बाहर आई। वह रो रही थी। बेटा, तू बच गया, भगवान का शुक्र है। मस्तान ने माँ को गले लगाया। लेकिन उसके कंधे पर जहाँ पहला वार लगा था, वहाँ दर्द धड़क रहा था। रज़िया दूर से देख रही थी। आंखें लाल थीं, पर दिल में राहत थी कि मस्तान सुरक्षित है। कुछ ही देर बाद सभी लोग चले गए। घर में अब सिर्फ मस्तान, उसकी माँ और उसकी सांसें थीं, भारी, थकी हुई, डरी हुई। लेकिन एक बात साफ थी, शाहीपुर में एक तूफान अभी शांत हुआ था और शायद एक बड़ा तूफान आने वाला था। शब्बीर और उसके साथी चले गए थे, पर मस्तान के आंगन में छाई खामोशी किसी खतरनाक रात की तरह लग रही थी। घर के अंदर दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी और घर की मिट्टी की दीवारों पर डर की परछाइयां पड़ रही थीं। मस्तान की माँ ने उसके कंधे को देखा। जहाँ लाठी लगी थी, वहाँ नीला निशान उभर आया था। बेटा, ये क्या कर दिया उन्होंने? उसकी आवाज रोने से कांप रही थी। मस्तान ने उसे ढांढस बंधाया। अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है। दर्द तो शरीर का है, माँ बोली। पर बेटा, मेरे दिल का दर्द क्या करेगा तू? तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इन लोगों की नफरत की आग तुझ तक क्यों पहुँच रही है? मस्तान चुप रहा। वह जानता था माँ का डर सही है। शब्बीर लौटकर आ सकता है और अगली बार शायद वह अकेला न हो। रात गहराती जा रही थी। मस्तान खाना खाकर अपने कमरे में लेट गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने शब्बीर के वार बार बार घूम रहे थे। भीड़ की आवाजें, रज़िया की चीखें, माँ का रोना, सब उसके भीतर तूफान की तरह उमड़ रहा था। वो करवट बदलता रहा, पर हर करवट एक नया डर ले आती। कहीं शब्बीर रात में वापस तो नहीं आएगा, कहीं वह घर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं माँ। इन विचारों ने उसकी सांसें भारी कर दीं। लेकिन इसी बेचैनी के बीच उसे रज़िया की बात याद आई। खुद को बचाए रखना, उस एक वाक्य ने उसके दिल में थोड़ा साहस भर दिया। लेकिन साथ ही यह समझ भी कि यह कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। सूरज उगते ही रोज की तरह बकरियां मस्तान के घर के बाहर जमा होने लगीं। पर आज माहौल अलग था। गांव के लोग उसके घर के सामने धीरे धीरे खड़े हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। किसी के पास सहानुभूति थी, किसी के पास डर और किसी के पास बस देखने की जिज्ञासा। मस्तान बाहर आया तो लोगों ने उसे घेर लिया। बेटा, रात को फिर कोई तो नहीं आया? हमें लगा शब्बीर कुछ कर बैठेगा। तू अकेला है, सावधान रहना। मस्तान ने मुस्कुराकर सबको भरोसा दिलाया। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। पर उसकी सांवली त्वचा पर उभरे चोट के नीले निशान सबकी नजरों से नहीं छिपे। एक बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, मस्तान, तू बुरा मत मानना। इस गांव में दिल तो साफ है, पर दिमाग कभी कभी गंदगी से भर जाता है। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, पर तभी एक आदमी बोला, शब्बीर आज बहुत गुस्से में है। सुना है कि वो और लोग इकट्ठा कर रहा है। मस्तान का दिल धक से रह गया। शायद आज का दिन भी शांत न गुजरे। मस्तान जरूरी था कि अपने काम को जारी रखे। अगर वह डरकर घर में बैठ जाए तो लोग सोचेंगे कि वह अपराधी है, और काम छोड़ देने से उसकी रोज की मजदूरी भी बंद हो जाती। वह बकरियों को लेकर चरागाह की ओर चल पड़ा, पर आज उसकी चाल धीमी थी। बकरियां भी उसके मन की बेचैनी समझती हों, जैसे आज वे भी शांत थीं। चरागाह पहुंचकर उसने बकरियों को खुला छोड़ दिया। घास में उसकी नमी थी, हवा बेहद हल्की और ठंडी थी। पर मस्तान के दिल की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो वही पत्थर पर बैठा जहां रोज बैठता था। डायरी निकाली, पर कुछ लिख न सका। आज हवा का हर झोंका उसे खतरनाक लगा, पत्तों की हर सरसराहट किसी के आने का आभास देती। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी हबीब चाचा वहां पहुंच गया। वह पास के खेत में काम करता था। मस्तान, बेटा कैसे हो? ठीक हूँ चाचा, उसने जबरदस्ती मुस्कान दी।
हबीब चाचा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटा, कल रात की घटना अच्छी नहीं थी। गांव दो हिस्सों में बंट सकता है। मेरी वजह से कोई झगड़ा ना हो। चाचा, मस्तान बोला। बात तेरी वजह की नहीं है बेटा, हबीब चाचा ने कहा। बात समझ की है। लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, और शब्बीर को लगे कि तू गलत है तो वो पूरी दुनिया को बता देगा कि वही सही है। मस्तान की आंखें नीचे झुक गईं। चाचा, मैं क्या करूं? हबीब चाचा ने हाथ उसके कंधे पर रखा। सच्चाई से मत हट, डर मत, और अपने दिल को साफ रख। और यह कहकर वह चले गए। मस्तान कुछ देर तक उनके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करता रहा। दोपहर हो चुकी थी। हल्की हवा बह रही थी। बकरियां पेड़ों की छांव में आराम कर रही थीं। मस्तान ने सोचा, शायद आज कुछ नहीं होगा, पर तभी झाड़ियों के पीछे सरसराहट हुई। मस्तान तुरंत सतर्क हो गया। उसने बकरियों को इकट्ठा करने की कोशिश की। फिर उसने देखा 3 लोग धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। चेहरा ढका हुआ, हाथ में डंडे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये शब्बीर के लोग हैं? वह खड़ा हुआ, पर पीछे हटने की जगह नहीं थी। उनमें से एक ने कहा, मस्तान है ना तू? हाँ, आवाज उसके गले में अटक गई। दूसरे ने ताने से कहा, बहुत नाम सुना है तेरा। ईमानदार, नेक, पर लगता है आजकल तू थोड़ा ज्यादा उड़ने लगा है। मस्तान समझ गया ये लोग शब्बीर के ही हैं। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने साफ और शांत आवाज में कहा, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जो सुना है वह झूठ है। पहला आदमी हंस पड़ा, झूठ? शब्बीर भाई कहते हैं कि तू रज़िया के पीछे पड़ा है, और हम भाई की बात झूठ नहीं मानते। मस्तान ने धीरे से कहा, मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा। वो मेरी दोस्त है, बस इतना ही, बस इतना ही। दूसरे आदमी ने डंडा उठाया। चल, हमको भी ये कहानी सुन। मस्तान थोड़ा पीछे हट गया। देखो, मैं लड़ाई नहीं चाहता तो फिर गांव छोड़ दे। पहले आदमी ने कहा, आज शब्बीर ने यही कहा है, मस्तान को डराओ, धमकाओ, ताकि ये शाहीपुर की हदों को पार न करे। मस्तान की आंखों में गुस्सा और डर दोनों भर आए। उसने कहा, मैं क्यों छोड़ दूं? मैंने क्या किया है? मैं तो सालों से यहाँ बकरियां चरा रहा हूँ। ये मेरा घर है। तभी तीसरा आदमी आगे आया और बोला, अगर तूने खुद नहीं छोड़ा तो हम मजबूर कर देंगे। और इतना कहकर उसने मस्तान की शर्ट पकड़कर उसे आगे खींचा। मस्तान लड़खड़ा गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे आज सच में अपनी जान को खतरा महसूस हुआ। पर इसी समय दूर से कई लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। बकरियों ने भी अचानक मिमियाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर तीनों आदमी पीछे हट गए। एक ने कहा, चलो, कोई आ रहा है। वे झाड़ियों में वापस घुसकर भाग गए। मस्तान जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं, माथे पर पसीना, आंखों में डर, और दिल में एक ही सवाल, ये तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा? मस्तान अभी भी चरागाह के बीचों बीच बैठा था। घुटने कमजोर, सांसें तेज, आंखों में भय की परतें। अभी कुछ ही मिनट पहले जिन 3 आदमियों ने उसे धमकाया था, उनके हाथों में डंडे थे और आंखों में शब्बीर का गुस्सा। अगर वह लोग कुछ और देर रुक जाते, या यदि किसी की आवाज न आती तो पता नहीं क्या हो जाता। बकरियां उसके आसपास मंडरा रही थीं, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रही हों। गुलाबी उसकी गोद में मुंह घुसा रही थी, मानो कह रही हो, तू डर मत, हम हैं। मस्तान ने बकरियों के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ ही देर बाद 2 गांव वाले रामू और दामोदर उधर गुजरते हुए उसे बैठे पाए। अरे मस्तान, तू यहाँ जमीन पर क्यों बैठा है? रामू ने पूछा। मस्तान ने उन्हें सब सच नहीं बताया, बस इतना कहा, कुछ लोग आए थे, शायद गलती से पूछकर चले गए। रामू ने माथा सिकोड़कर कहा, अरे कौन थे वो? मस्तान ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं, जाने दो। दामोदर ने कहा, आजकल हालात ठीक नहीं हैं। तू दोपहर में अकेला मत रहा कर, हम खेत में काम करते हैं, बुला लेना हमें। मस्तान ने हल्की मुस्कान दी, थैंक यू भाई। पर उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। जब शाम होने लगी, मस्तान बकरियों को घर लौटाने लगा।
पर आज गांव की हवा में हलचल थी। हर गली में लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग उसके लिए सहानुभूति जता रहे थे, कुछ बिना समझे उसकी निंदा कर रहे थे, कुछ शब्बीर की तरफ थे, कुछ मस्तान के लिए खड़े थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी, गांव दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक घर के सामने बैठी दादियां फुसफुसा रही थीं, बेचारा लड़का, उसकी क्या गलती। दूसरे घर में कुछ लोग कह रहे थे, सीधा सादा है। पर पता नहीं दोनों में क्या चल रहा है। गांव के बच्चे, जो कभी उसके पीछे पीछे चलते थे, आज उसे थोड़ी दूरी से देख रहे थे। मस्तान के दिल में एक टीस उठी, क्या मेरी ईमानदारी भी शक में बदल जाएगी। जब वह रज़िया के घर के सामने से गुजरा तो वह बाहर खड़ी मिली। उसने घबराई नजरों से पूछा, तुम ठीक हो? सुना है कि तुम्हें किसी ने धमकाया। मस्तान ने सिर झुकाकर कहा, कुछ लोग आए थे, पर मैं ठीक हूँ। रज़िया की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें मेरी वजह से चोट पहुँचे, यह मैं कभी नहीं चाहूंगी। तुम्हारी वजह से नहीं, मस्तान बोला। लोगों की गलत सोच की वजह से है। रज़िया ने गंभीर स्वर में कहा, मस्तान, यह मामला अब बढ़ गया है। भाई को लोग भड़का रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम गांव की इज्जत खराब कर रहे हो। मस्तान ने भौहें सिकोड़ ली। मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप अपना काम करता हूँ। यही तो परेशानी है, रज़िया बोली। लोग चुप इंसान को कमजोर समझते हैं। मस्तान ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं चुप जरूर हूँ, पर गलत नहीं हूँ। रज़िया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके ये शब्द मस्तान के दिल में थोड़ी हिम्मत लेकर आए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मस्तान घर पहुंचा, उसकी माँ दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही थी। चेहरा चिंता से भरा हुआ। बेटा, आज देर हो गई। मैं डर रही थी, कहीं वो आगे बोल न सकी। मस्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, सब ठीक है अम्मा। मैं आ गया न। माँ उसे अंदर ले गई। खाना परोसा, पर न उसे भूख थी, न मस्तान को। दोनों के मन में वही बात घूम रही थी, शब्बीर। खाना खाते समय मस्तान ने माँ से कहा, अम्मा, अगर हालात खराब हो गए, अगर लोग मुझ पर कोई आरोप डालें, अगर मुझे गांव छोड़ना पड़े। माँ तुरंत बोल उठी, ऐसा मुंह से भी मत निकालना। ये तेरे बाप दादाओं की मिट्टी है। तू क्यों छोड़ेगा? गलत तो वो लोग हैं। मस्तान ने धीरे से कहा, अम्मा, मैं बस कह रहा हूँ, शायद मुझे कहीं और रहना पड़े। माँ के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। बेटा, अगर तू गया तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। मस्तान कुछ कह न सका। अगले दिन जब मस्तान बकरियों को लेने निकला तो उसने देखा गांव की चौपाल में कई आदमी जमा थे। उनके चेहरों पर तनाव था। वह जैसे ही पास पहुंचा, चंदन काका बोले, मस्तान, आज तू अकेला चरागाह मत जाना। शब्बीर कुछ लोग लेकर तुझे ढूंढ रहा है। मस्तान का गला सूख गया। क्यों? अब क्या हुआ? एक किसान बोला, सुना है, शब्बीर चाहता है कि गांव में पंचायत बैठे। वह कह रहा है कि तूने उसकी बहन की इज्जत को खतरे में डाला है। मस्तान की आंखें फैल गईं। क्या? ये झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें पता है, चंदन काका बोले। पर जो लोग झूठ मानने के लिए तैयार बैठे हों, उन्हें कौन समझाए? एक और आदमी बोला, शब्बीर चाहता है कि पंचायत तुझे सजा दे या गांव से निकाले। मस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव से निकाल दें। वो खुद से बुदबुदाया। रामू बोला, भाई, तू सीधा सादा है, पर दुनिया सीधी नहीं है। तू तैयार रह, पंचायत कभी भी बुल सकती है। मस्तान का सिर घूमने लगा। वह बकरियों के पास गया, लेकिन आज वह कुछ भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, बादल घने हो रहे थे। हवा में तूफान के आने की आहट थी, और उसके मन में भी तूफान उठने लगा था। अगर पंचायत बैठी और उन्होंने एक गलत फैसले से मेरी जिंदगी बदल दी तो क्या होगा? उसके हाथ कांपने लगे। बकरियां उसे देखकर और करीब आ गईं। आज मस्तान पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन उसी बीच चरागाह के दूर वाले रास्ते से एक और आवाज आई, मस्तान भाई। वह मुड़ा। दामोदर दौड़ता हुआ आया, चेहरा चिंता से भरा हुआ। अभी अभी खबर मिली है,
शब्बीर और उसके लोग चौपाल में तुझे ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि तू वहीं पहुंचे अभी, इसी वक्त। मस्तान के हाथ से डंडा छूट गया। आज फैसला होगा। शाहीपुर की चौपाल हमेशा शांत रहती थी। अक्सर वहां किसान बैठकर फसल की बातें करते, बच्चे खेलते और बुजुर्ग अपने अनुभव सुनाते। पर आज हवा में तनाव था। चौपाल में बिछी खाटों पर गांव के कई आदमी बैठे थे, कुछ गंभीर, कुछ गुस्से में और कुछ डर से चुप। मस्तान चरागाह के रास्ते से चौपाल की तरफ चल रहा था। उसका हर कदम भारी था। दिल धड़क रहा था, जैसे किसी अनजानी सजा की ओर बढ़ रहा हो। दामोदर पीछे पीछे आया। डर मत भाई, हम जानते हैं कि तू निर्दोष है। गांव वाले सब शब्बीर की तरह नहीं सोचते। मस्तान ने धीरे से कहा, डर तो लगता है दामोदर, क्योंकि आज फैसला सिर्फ मेरा नहीं, माँ की जिंदगी का भी है। अगर उन्होंने गांव छोड़ने को कहा, मैं कहाँ जाऊंगा। दामोदर ने उसका कंधा दबाया। सच का साथ हमेशा कोई न कोई देता है। हिम्मत रख। जैसे ही मस्तान चौपाल में पहुंचा, सभी निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ लोगों की आंखों में आशा थी, कुछ में सहानुभूति और कुछ आंखों में तिरस्कार। सबसे आगे बैठा था शब्बीर। उसके चेहरे पर कठोरता थी और बगल में उसके 3-4 साथी खड़े थे, वही जिनसे मस्तान चरागाह में मिला था। चौपाल के बीच में गांव के मुखिया रामप्रसाद पाटिल बैठे थे। उनके सफेद बाल और शांत स्वभाव गांव की पहचान थे। पाटिल साहब ने कहा, आओ मस्तान, बैठो। मस्तान खाट के किनारे बैठ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बकरियों के चारे की गंध अभी भी उसके कपड़ों में थी और उसी सुगंध में उसका डर भी छुपा था। पाटिल साहब ने सभा शुरू की। हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि शब्बीर ने एक गंभीर आरोप लगाया है। वो कहता है कि मस्तान उसकी बहन रज़िया के पीछे पड़ा है और उससे गांव की बदनामी हो रही है। सबकी नजरें अब शब्बीर पर टिक गईं। शब्बीर खड़ा हुआ, हाँ बिल्कुल, ये मस्तान मेरे घर के आसपास घूमता है, मेरी बहन से बात करता है, और ये सब बिना हमारी इजाजत के। गांव के लोग बातें बना रहे हैं। हमारी इज्जत दांव पर है। भीड़ में कुछ लोग हम करने लगे, पर कई लोग चुपचाप मस्तान को देख रहे थे। शब्बीर ने आगे कहा, कल रात मैंने इसे चेतावनी दी, फिर भी ये सुबह बकरियां लेकर हमारी गली से गुजरा, और आज इसके पास मेरे कुछ लोग गए तो ये उल्टे सवाल करने लगा। मस्तान की मुट्ठियां भींच गईं, पर उसने खुद को शांत रखा। पाटिल साहब ने कहा, मस्तान, तुम क्या कहना चाहते हो? मस्तान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका दिल धक धक कर रहा था, पर आवाज में सच्चाई का वजन था। पाटिल साहब, मैंने कभी किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं बकरियां चराकर अपना जीवन चलाता हूँ। मेरी माँ बीमार है, मैं उसके अलावा किसी से कुछ नहीं चाहता। चौपाल में हलचल मच गई। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हुए। मस्तान ने आगे कहा, रज़िया मेरी बचपन की दोस्त है। हमने साथ में मिट्टी के खिलौने बनाए, नहर में पैर डुबोए, और बड़े होकर भी हम बस एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा। शब्बीर ने तड़प कर कहा, झूठ। तेरा जाना आना बढ़ गया है, लोग बातें कर रहे हैं। मस्तान ने दृढ़ता से कहा, लोगों की बातें किसी की सच्चाई नहीं होती। अचानक चौपाल की तरफ से एक तीखी आवाज आई, अगर बात मेरी है तो मैं भी कहूंगी। भीड़ चीख पड़ी, अरे रज़िया आ गई। सबका ध्यान उसकी ओर मुड़ गया। रज़िया लाल दुपट्टे में थी, पर चेहरे पर घबराहट और साहस दोनों। उसके भाई शब्बीर ने झटके से गुस्से में कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? पर वह रुकने वाली नहीं थी। रज़िया पाटिल साहब के पास पहुंची और बोली, मुखिया जी, मैं मस्तान को बचपन से जानती हूँ। अगर वो गलत होता तो मैं पहली होती जो उसके खिलाफ बोलती। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई, पर उसने कभी मेरी इज्जत को चोट नहीं पहुंचाई। वो सिर्फ एक अच्छा आदमी है, बस इतना ही। शब्बीर चीखा, तू झूठ बोल रही है। रज़िया ने गुस्से से कहा, अगर झूठ बोल रही होती तो आंखें झुका लेती, पर मेरी आंखें साफ हैं और मस्तान की नीयत भी। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। कई लोग रज़िया की बातों से सहमत थे, कई शब्बीर की मर्दानगी के पक्ष में।
पाटिल साहब ने सभी को शांत रहने को कहा। सुनो सब लोग, गांव में सम्मान का सवाल सबसे बड़ा होता है, पर बिना सबूत के किसी को आरोपी नहीं बनाते। शब्बीर, तुम्हारे पास क्या सबूत है? शब्बीर चुप हो गया, चेहरा लाल। उसने बस इतना कहा, लोग कह रहे हैं। पाटिल साहब ने कठोर आवाज में कहा, लोगों की सुनी सुनाई बातों से फैसले नहीं होते। शब्बीर, अगर हम हर शक पर इंसानों को दोषी ठहराएंगे तो कल को इस गांव में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। भीड़ शांत हो गई। मस्तान की आंखों में हल्की उम्मीद की चमक आई, लेकिन वह जानता था मामला अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग बोले, लेकिन झगड़ा बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े से गांव खराब हो जाएगा। पाटिल साहब ने सबको शांत किया। हमें समाधान चाहिए, न मस्तान को बेइज्जत करेंगे, न शब्बीर की बहन का नाम खराब होने देंगे। फिर उन्होंने कहा, मस्तान अब से कुछ दिनों तक रज़िया के घर के पास से नहीं गुजरेगा और शब्बीर उसे दोबारा हाथ भी नहीं लगाएगा। यह मेरा फैसला है, गांव की शांति के लिए। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ ने सिर हिलाया, पर शब्बीर के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। चौपाल से लोग धीरे धीरे जाने लगे। रज़िया पीछे मुड़ी और मस्तान की ओर देखा। उस नज़र में क्षमा भी थी, मजबूरी भी, और एक डर भी, जो आने वाले समय की ओर संकेत कर रहा था। मस्तान ने धीमे से कहा, तुम्हारा शुक्रिया। रज़िया ने बस इतना कहा, सावधान रहना। भाई ने मान तो लिया है, पर उसका गुस्सा अभी भीतर ही भीतर जल रहा है। और वह चली गई। मस्तान चौपाल में खड़ा रह गया, थका हुआ, आहत, पर थोड़ी हिम्मत लिए। पर उसकी यह हिम्मत सिर्फ इस बात से टूटने वाली थी कि ये तूफान अभी रुका है, खत्म नहीं। चौपाल की पंचायत खत्म होने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर से देखने पर लगता था कि मामला शांत हो गया है, पर असल में हर घर की दीवारों के भीतर बातों की आग जल रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे, मुखिया ने ठीक फैसला दिया, नहीं तो लड़ाई हो जाती। लेकिन कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, शब्बीर हार गया, ये बात उसे चुभेगी। और सच यही था। पंचायत में शब्बीर बाहर से चुप खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा काबू के बाहर था। उसकी तनी हुई मुट्ठियां, लाल आंखें और भीड़ से बाहर निकलते समय जोर से पैर पटकना, सब बताता था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। मस्तान जब चौपाल से घर लौट रहा था, उसके मन में राहत और डर दोनों चल रहे थे। राहत इसलिए कि पंचायत ने उसे दोषी नहीं माना, डर इसलिए कि शब्बीर के चेहरे पर उसने जो देखा वो आने वाले तूफान का संकेत था। घर पहुंचते ही माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? पंचायत ने क्या कहा? मस्तान ने धीमी आवाज में बताया, उन्होंने कहा है कि मैं रज़िया के घर के पास नहीं जाऊंगा और शब्बीर मुझे हाथ नहीं लगाएगा। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया। चलो, कुछ तो ठीक हुआ, अब सब शांत हो जाएगा। मस्तान ने मन ही मन सोचा, अम्मा को कैसे बताऊं कि यह शांति सिर्फ बाहर की है, अंदर तो तूफान उबल रहा है। उस रात माँ जल्दी सो गई, पर मस्तान फिर भी छत के नीचे जागता रहा। बाहर हल्की हवा बह रही थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, और मस्तान को लग रहा था कोई अंधेरे में उसे देख रहा है। पर वह ये भी जानता था, अब अगर वह पीछे हट गया तो लोग सच्चाई का साथ छोड़ देंगे। गांव के दूसरे छोर पर रज़िया अपने कमरे में दिए की रोशनी में बैठी थी। उसकी आंखें चौपाल में हुए हर पल को दोहरा रही थीं। शब्बीर घर आते ही फट पड़ा था, तू पंचायत में क्यों बोलने गई थी? तुझे किसने कहा था उसकी तरफदार बनने को? रज़िया ने रोते हुए कहा, क्योंकि वो गलत नहीं है। शब्बीर ने मेज पर हाथ पटक दिया, गलत या सही, ये हमारे भाई बहन का मामला नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। रज़िया ने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, इज्जत सच से बनती है, झूठ से नहीं। इस पर शब्बीर और भड़क गया, तू मुझे सिखाएगी? कल को गांव वाले कहेंगे कि तेरे और उसके बीच कुछ चल रहा है। रज़िया के मन में चोट लगी, क्यों हमेशा मर्द अपनी इज्जत का सवाल औरत पर डाल देते हैं? मस्तान कभी गलत नहीं था। शब्बीर ने उसे धमकी भरे स्वर में कहा, जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो पंचायत की वजह से बच गया आज, पर कल नहीं बचेगा, याद रखना। रज़िया की सांस रुक गई।
उसने समझ लिया शब्बीर का गुस्सा अब सुलगता हुआ दहकता हुआ बन रहा है और यह आग किसी दिन जरूर फूटेगी। अगली सुबह मस्तान हमेशा की तरह बकरियों को लेकर निकला, लेकिन आज वो हर कदम सोच समझकर रख रहा था। गांव के कोनों में बैठे कुछ लोग उसे घूर रहे थे। कहीं ये नजरें सहानुभूति की थी, कहीं यह नजरें शक की, और कुछ में सीधी दुश्मनी। चरागाह पहुंचने के बाद भी मस्तान को ऐसा लग रहा था कोई आसपास मंडरा रहा है। 2-3 बार उसने झाड़ियों की तरफ देखा। किसी की आहट जैसी हल्की आवाजें आ रही थीं। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां बस टूटे हुए पत्ते और हवा की सरसराहट थी। पर उसका दिल कह रहा था, खतरा यहीं है, पास में। वह चुपचाप बैठकर बकरियों को चरने देता रहा, पर आज डायरी भी नहीं खोली। हाथों में कांप आ रहा था। कुछ घंटे बाद रामू और दामोदर उधर पहुंचे। उन्होंने कहा, मस्तान, हमको खबर मिली है, शब्बीर कल रात कुछ लोगों के साथ बैठा था। तू बहुत संभल कर रहना। मस्तान ने गहरी सांस ली। मैं डरना नहीं चाहता, पर डर लग रहा है। दामोदर बोला, डर को कमजोरी मत समझ भाई, डर इंसान को सतर्क बनाता है। रामू ने पास बैठते हुए कहा, हम तेरे साथ हैं। जब भी लगे हमें बुला ले। मस्तान के मन में थोड़ी राहत आई। किसी का साथ, किसी का भरोसा यह मुश्किल समय में बड़ी ताकत देता है। उस रात मस्तान देर तक जागा। गांव की गलियों में सन्नाटा था, पर हवा में विचित्र बेचैनी। माँ सो चुकी थी, पर वह बाहर चौखट पर बैठा दूर देख रहा था। अचानक उसे लगा गली के मोड़ पर कोई खड़ा है। एक छाया धीरे धीरे हिलती हुई, कभी आगे आती, कभी पीछे जाती। मस्तान की सांसें अटक गईं। वह उठा, हाथ में लकड़ी का डंडा लिया और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, छाया गायब हो चुकी थी। वो खुद से बोला, क्या ये मेरा भ्रम है, या सच में कोई मुझे देख रहा है? उसके दिल में असुरक्षा की गहरी लकीर खींच गई। सुबह जब मस्तान बकरियों को लेने निकला, तभी रामू हाँफते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मस्तान, एक बुरी खबर है। मस्तान घबरा गया। क्या हुआ? रामू ने कांपती आवाज में कहा, रजिया पर शब्बीर ने नजरबंदी लगा दी है। उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दे रहा। और सुन, शब्बीर गांव में फैला रहा है कि मस्तान अब भी मेरी बहन के पीछे है। वो फिर से पंचायत बुलाने की सोच रहा है। मस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अभी तो फैसला हुआ था? रामू ने गंभीर आवाज में कहा, शब्बीर नहीं मानेगा। अभी वो जाल बिछा रहा है। और कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी होते जा रहे हैं। मस्तान एक पल के लिए चुप हो गया। उसके गले में शब्द अटक गए। आज पहली बार उसे लगा ये सिर्फ एक गलतफहमी का मामला नहीं है। यह उसकी जिंदगी की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में उसे सच बोलना होगा, डर से ऊपर उठना होगा और खुद को साबित करना होगा। लेकिन जैसे ही वह सोच में डूबा, दूर चरागाह की तरफ से चीखने की आवाज आई। मस्तान, इधर आ, तेरी 2 बकरियां गायब हो गई हैं। मस्तान की आंखें फैल गईं। बकरियां गायब, और यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। मस्तान के लिए बकरियां सिर्फ जानवर नहीं थीं, वे उसके परिवार जैसी थीं। हर बकरी का अपना नाम, अपनी आदत, अपनी आवाज वह पहचानता था। और अब जब रामू ने आकर कहा कि उसकी 2 बकरियां गायब हैं, तो उसकी सांस रुक गई। कौन सी बकरियां? मस्तान ने भागते हुए पूछा। गुलाबी नहीं है, और वो छोटी काली नन्ही भी नहीं मिल रही। रामू ने घबराई हुई आवाज में कहा। ये सुनते ही मस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गुलाबी उसकी सबसे प्यारी बकरी थी। नन्ही उसके पास बस 2 महीने पहले ही पैदा हुई थी, छोटी, प्यारी, मासूम। उसने बिना एक पल रुके बकरियों के सामान्य चरने वाले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। पीछे पीछे रामू और दामोदर भी भागे। जब मस्तान चरागाह पहुंचा, उसने देखा सभी बकरियां इधर उधर खड़ी हैं, पर कहीं भी वो 2 बकरियां नहीं दिख रहीं। उसने एक एक जगह देखना शुरू किया, पेड़ों के पीछे, घास के झुरमुट में, नदी के किनारे, हर छोटी बड़ी झाड़ी में। उसकी आवाज कांप रही थी, गुलाबी, नन्ही, कहाँ हो तुम?
आवाज दो। बकरियां भी घबराकर मिमियाने लगी, जैसे वे भी महसूस कर रही हों कि कुछ गलत हुआ है। दामोदर बोला, मस्तान, गायब होना सामान्य बात नहीं है। बकरियां खुद कहीं नहीं जाती, किसी ने जरूर उठाई हैं। मस्तान की आंखें लाल हो गईं। कौन करेगा ऐसा, और क्यों? रामू ने गंभीर स्वर में कहा, तू खुद सोच। तेरे खिलाफ बात फैल रही है। पंचायत में शब्बीर हारा, और अब अचानक तेरी सबसे प्यारी बकरी गायब। मस्तान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब संयोग था, या किसी का जाल? उसने दोनों मुट्ठियां भींच ली। कोई मेरी बकरियों को हाथ लगाए, यह मैं सह नहीं सकता। मस्तान ने खोज जारी रखी। अचानक उसे नदी किनारे की मिट्टी में कुछ पदचिन्ह दिखे, 2 बकरियों के पैरों के छोटे छोटे निशान, और साथ में इंसानों के पैरों के भारी निशान। रुको, उसने आवाज लगाई। ये देखो। रामू और दामोदर तुरंत आए। पदचिन्हों को देखकर दामोदर बोला, ये तो किसी ने घसीटकर ले जाए हैं। बकरियां खुद ऐसे नहीं जाती। मस्तान के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने निशानों को आगे आगे फॉलो करना शुरू किया। पदचिन्ह झाड़ियों के पीछे जाते, फिर मिट्टी के ढलान वाली जगह तक पहुंचते और फिर अचानक गायब हो जाते। जगह देखकर ऐसा लग रहा था बकरियों को उठाकर किसी ने बाहर ले जाया है। रामू ने चिंतित स्वर में कहा, भाई, ये काम कोई अनजान नहीं कर सकता। गांव का ही कोई है। मस्तान खुद से बड़बड़ाया, मेरी बकरियां क्यों? मेरे साथ ही क्यों? उसके मन में शब्बीर का चेहरा घूम गया। क्या ये सब उसी ने किया है? जब मस्तान दोपहर तक बकरियां खोजकर वापस गांव पहुंचा, तो उसने देखा लोग चौपाल के पास जमा हैं। वह पास गया तो आवाजें सुनी, अरे सुना क्या? मस्तान की 2 बकरियां गायब हो गईं। किसने चुराई होंगी? लगता है खुद उसने कहानी बनाई है, सहानुभूति लेने के लिए। हाँ, हो सकता है पंचायत के डर से ड्रामा कर रहा हो। ये सुनते ही मस्तान के अंदर की आग बढ़ गई। क्या? उसने गुस्से से कहा, मैं अपनी बकरियां खुद चुराऊंगा। भीड़ में खड़े शकील ने हंसते हुए कहा, काहे नहीं? लोगों की सहानुभूति लेनी हो तो कुछ भी कर सकता है तू। कुछ लोग चुप थे, कुछ को बात समझ नहीं आई, और कुछ शकील की हाँ में हाँ मिला रहे थे। मस्तान ने दांत भींचते हुए कहा, मैंने अपनी जान लगा रखी है इन बकरियों पर। 2 महीने पहले नन्ही पैदा हुई थी, गुलाबी सालों से मेरे साथ है, मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। भीड़ में कुछ लोगों के चेहरे नर्म पड़े, पर शकील और उसके साथी हंसते रहे। अरे रहने दे, आजकल सबको सहानुभूति चाहिए, रोने का ड्रामा कर रहा होगा। इसी समय शब्बीर भी आया। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। वह भीड़ के बीच गया और बोला, ओह, तो अब बकरियां भी गायब होने लगीं। ये सब नाटक है, ताकि लोग इसे अच्छा समझें और मुझे गलत। गांव में सन्नाटा फैल गया। मस्तान की आंखें शब्बीर पर टिक गईं। उसने धीमी पर सख्त आवाज में कहा, अगर मेरे दिल में थोड़ी भी बुराई होती, तो कल तुम्हारा वार रोकते समय मैं चुप नहीं रहता। शब्बीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू मुझे धमका रहा है? नहीं, मस्तान बोला, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। भीड़ हिल गई। लोग समझ रहे थे दोनों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। रात होने लगी। मस्तान घर लौट आया, पर उसका मन वहीं अटका था, गुलाबी और नन्ही पर। माँ ने पूछा, मिली क्या बकरियां? मस्तान ने सिर हिलाया, नहीं अम्मा, मुझे लगता है किसी ने उन्हें उठाया है। माँ की आंखों में चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। बेटा, ये सब किसकी करतूत हो सकती है? मस्तान चुप रहा, पर उसके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, शब्बीर। रात गहराने लगी। सड़कें सुनसान, घरों की खिड़कियों से हल्की रोशनी और हवा में तनाव का एहसास। तभी अचानक टपा, उसके घर की खिड़की पर कुछ लगा। मस्तान चौंक कर उठा। वह बाहर भागा। खिड़की पर एक कागज पड़ा था। उसने उठाया, खोला। उसमें लिखा था, अगर सच में बकरियों की चिंता है, तो कल रात अकेले पीपल के पेड़ के पास आना, वरना बकरियां कभी नहीं मिलेंगी। मस्तान की सांस रुक गई। ये सीधी धमकी थी, और इस धमकी में छिपी थी एक नई साजिश, एक नया खतरा, और शायद एक बहुत बड़ा सच।
खिड़की पर फेंका गया कागज मस्तान के हाथ में कांप रहा था। उस पर लिखे शब्द किसी सर्द हवा की तरह उसके दिल में उतर रहे थे। अगर सच में बकरियों की चिंता है तो कल रात अकेले पीपल के पेड़ के पास आना, वरना बकरियां कभी नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये किसी का सीधा संदेश था कि यह मामला अब गंभीर हो चुका है। मस्तान ने चारों तरफ देखा। गली बिल्कुल शांत थी, कहीं कोई परछाई नहीं, कोई आहट नहीं, पर वह जानता था जो भी कागज फेंककर भागा है वह अभी भी कहीं पास में छिपकर उसे देख रहा होगा। माँ अंदर से आवाज लगाती है, बेटा कौन था? खिड़की पर क्या गिरा? मस्तान ने कागज जेब में डाल लिया और अंदर आया। माँ के चेहरे पर चिंता पहले से ही गहरी थी। कुछ नहीं अम्मा, उसने आधी बात सच आधी झूठ कह दी। शायद हवा में कोई कागज उड़ा आया होगा। माँ ने उसकी आंखों में देखा। मस्तान, मुझे झूठ मत बोल बेटा। तू जब भी डरता है तेरी सांस तेज चलने लगती है, अभी भी वही हालत है तेरी। मस्तान ने हारकर धीरे से कहा, अम्मा मेरी 2 बकरियां गायब हो गई हैं और किसी ने धमकी दी है कि उन्हें पाने के लिए मुझे कल रात अकेले पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। माँ का शरीर जैसे अचानक कांप गया। नहीं, तू नहीं जाएगा, वह रो पड़ी। ये लोग अच्छे नहीं हैं, तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मस्तान बोला, अम्मा मैं डरता हूँ पर मैं बकरियों को छोड़ नहीं सकता। गुलाबी और नन्ही बहुत प्यारी हैं। अगर आज वे गायब हो सकती हैं तो कल पूरी झुंड और परसों शायद मैं भी। माँ की आंखें भर आईं। तेरी जान मेरे लिए सबसे कीमती है। मस्तान ने माँ का हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूँ मैं संभल कर जाऊंगा, कुछ सोचे बिना कदम नहीं उठाऊंगा, पर जाना पड़ेगा वरना ये लोग और भी हिम्मत करेंगे। माँ रोती रही पर मन ही मन जान गई थी मस्तान का फैसला बदल नहीं सकता। सुबह जब मस्तान बकरियों को लेने निकला, गांव का माहौल पहले से ज्यादा भारी लगा। कुछ लोग उसे चुपचाप घूर रहे थे, कुछ पास आकर पूछते, बेटा बकरियां मिली? किसने उठाई होंगी? पर कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, चालाक, जैसे उन्हें पता हो कि किसने उठाई हैं। दामोदर और रामू उसके पास आए। मस्तान, रामू बोला, हम सुने हैं रात को तेरे घर के पास कोई घूम रहा था। मस्तान एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिर्फ घूम नहीं रहा था, धमकी दे गया। दोनों चौंक गए। किस बात की? दामोदर ने पूछा। मस्तान ने जेब से कागज निकाला और उन्हें दिखाया। दोनों ने पढ़ा और उनके चेहरे बदल गए। ये शब्बीर का काम है, दामोदर ने दांत भींचकर कहा। वो तुझे सीधे चोट नहीं पहुंचा सकता था पंचायत के बाद, इसलिए अब चाले चल रहा है। रामू ने कहा, तू अकेला मत जाना वहां, हम भी चलेंगे तेरे साथ। मस्तान ने सिर हिलाया। नहीं, कागज में साफ लिखा है अकेले आना। अगर तुम लोग मेरे साथ गए तो शायद ये लोग बकरियां मार भी दें। दोनों ने चिंता से कहा, तू अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मस्तान ने शांत आवाज में कहा, मैं अपनी नहीं, उन मासूम बकरियों की जिंदगी बचाने जा रहा हूँ। दोनों दोस्त चुप हो गए। वे जानते थे मस्तान का दिल जानवरों के लिए कितना बड़ा है। सूरज ढल गया, हवा में हल्की ठंडक थी। गांव के घरों में दियों की रोशनी थी, पर मस्तान के मन में अंधेरा था। वह घर में इधर उधर चलता रहा, कभी डंडा देखता, कभी पानी रखता, कभी खिड़की से बाहर झांकता। माँ उसे रोकने की कोशिश में बोलती रहती, मत जा बेटा, ये लोग खून खराबा भी कर सकते हैं। पर मस्तान ने माँ को धीरे से कहा, अम्मा अगर मैं नहीं गया तो ये लोग सोचेंगे कि मैं डर गया, और डर से यहाँ जिया नहीं जाता। रात के करीब 10 बजे उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ और वादा करता हूँ सुरक्षित लौटूंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुझे बचाए बेटा, जितना जल्दी बने लौट आना। मस्तान ने डंडा उठाया और घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां शांत थीं। कुत्तों के भौंकने की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की पुकार सब मिलकर वातावरण को और डरावना बना रहे थे। पीपल का पेड़ गांव के बाहर था, एक पुराना, विशाल, अंधेरे में भयानक दिखने वाला पेड़। लोग मानते थे कि रात में वहां कोई नहीं जाता। मस्तान अकेले रास्ते पर चलने लगा।
हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा पीछे किसी की आहट है। वह रुका, मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन उसकी सांस तेज हो गई। एक दो बार लगा कोई झाड़ी के पीछे छिपा है, पर वह चलता रहा, क्योंकि देर होने से बकरियों का खतरा बढ़ सकता था। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। चांद की हल्की रोशनी उनकी छाया को नाचने पर मजबूर कर रही थी। मस्तान ने गहरी सांस ली और बोला, मैं आ गया हूँ। जो भी हो, सामने आओ। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की आवाज भी तेज लग रही थी। फिर अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। मस्तान तेजी से मुड़ा, डंडा हाथ में कसकर पकड़ लिया। अंधेरे से 3 परछाइयां बाहर निकलीं। मस्तान ने उन्हें ध्यान से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उनमें से एक शब्बीर था। शब्बीर ने ताना मारते हुए कहा, आ गया मस्तान। बहुत हिम्मत है तेरे अंदर, लेकिन ये हिम्मत आज तेरी मुसीबत बन जाएगी। मस्तान एक पल रुका, फिर डंडा कसकर पकड़ा। मेरी बकरियां कहाँ हैं? उसने सख्त आवाज में पूछा। तीनों आदमी हंस पड़े। शब्बीर बोला, तेरी बकरियां अभी जिंदा हैं, पर आगे क्या होगा वह इस बात पर निर्भर है कि तू आज यहाँ क्या करता है। मस्तान ने गुस्से से कहा, तुम लोग जानवरों तक को नहीं छोड़ते, सिर्फ मुझे डराने के लिए उन्हें उठा लिया। शब्बीर ने तीखी नजरों से कहा, डराने नहीं, सिखाने आया हूँ कि मेरी बहन के आसपास भटकने वाले लोग कैसे गायब हो जाते हैं। मस्तान की सांसें रुक गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता तीनों आदमी उसके करीब आने लगे। अंधेरा गहरा था, पर खतरा उससे भी गहरा। और आज रात मस्तान को न सिर्फ बकरियों को बचाना था, बल्कि खुद को भी। पीपल के पेड़ के नीचे अंधेरा गहरा हो चुका था। मस्तान अकेला था और सामने खड़े 3 आदमी, जिनमें सबसे आगे था शब्बीर। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा और होंठों पर ठंडी मुस्कान। रात जैसे उनकी आहट सुनकर भी डर रही थी। पेड़ की शाखाएं हिलती, जमीन पर पड़ी परछाइयां लहराती और मस्तान का दिल तेज धड़क रहा था। पर उसके हाथ में कसकर पकड़ा डंडा उसके साहस का प्रतीक था। शब्बीर ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, तो मस्तान, अब बोल, क्या बोलेगा? मस्तान ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक अजीब सा दृढ़ विश्वास था। मेरी बकरियां कहाँ हैं? तीनों आदमी हंस पड़े, जैसे मस्तान का डर उनका मनोरंजन हो। शब्बीर बोला, बकरियां चाहिए तो पहले एक बात समझ ले, मेरी बहन के करीब आने का अंजाम तेरा ये झुंड ही नहीं, तेरी जिंदगी भी भुगतेगी। मस्तान ने गुस्से से कहा, रज़िया मेरी दोस्त है, उसका सम्मान करना सीखो। मैंने कभी उसे गलत नज़र से नहीं देखा और ना कभी देखूंगा। शब्बीर की नसें तन गईं। वह झल्ला कर बोला, तो तू मुझे झूठा बोल रहा है? मस्तान चिल्लाया, हाँ, अगर तू मुझे गलत समझ रहा है तो तू गलत है। ये बात, ये हिम्मत शब्बीर को और उकसा गई। तू बहुत बोलने लगा है, आज मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। उसने इशारा किया। दोनों आदमी आगे बढ़े। वे लाठियां उठाने लगे। मस्तान पीछे नहीं हट सका। उसने डंडा दोनों हाथों से पकड़ा। अगर बकरियों को चोट पहुंचाई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। इस बार शब्बीर हंसा नहीं, उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। चलो शुरू करते हैं। पहला आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने लाठी घुमाकर मस्तान की तरफ फेंकी, लेकिन मस्तान ने तेजी से डंडा नीचे करके उस वार को रोक लिया। धड़ाक, आवाज अंधेरे में भी गूंज गई। मस्तान पीछे तो हुआ, पर गिरा नहीं। दूसरा आदमी बाएं से हमला करने आया। मस्तान ने पूरा जोर लगाकर डंडा उसके हाथ पर मारा। आह, वह दर्द से पीछे हट गया, पर शब्बीर वहीं नहीं रुका। वो खुद आगे आया, इस बार आंखों में ऐसा जुनून जैसे वह मस्तान को खत्म कर देना चाहता हो। उसने लाठी मस्तान की तरफ तेजी से चलाई। मस्तान नीचे झुका, लाठी सिर के ऊपर से गुजरी। शब्बीर चिल्लाया, भाग क्यों नहीं रहा? आज तो पकड़ में आ गया। मस्तान ने दांत भींचे। मैं भागने नहीं आया, मैं अपनी बकरियां लेने आया हूँ। तीनों आदमी उसे घेरने लगे, पर मस्तान के अंदर डर की जगह अब आग जल रही थी, अपनी बकरियों को बचाने की आग,
और सच के लिए लड़ने की हिम्मत। शब्बीर जब दूसरी बार वार करने आया तो मस्तान ने उसकी लाठी बीच में पकड़ ली और जोर से झटका। लाठी शब्बीर के हाथ से छूटकर गिर गई। अब शब्बीर गुर्राया, तू मुझसे लड़ रहा है। मस्तान ने कांपती आवाज में कहा, मैं लड़ नहीं रहा, पर खुद को बचा रहा हूँ। इतनी देर में पीपल के पेड़ के पीछे एक कमजोर मिमियाने की आवाज आई। मस्तान का दिल उछल पड़ा। गुलाबी, नन्ही। उसने आवाज की दिशा में देखा। छोटे लकड़ी के बाड़े जैसा ढांचा था जिसमें दोनों बकरियां बंधी थीं। देख ले, शब्बीर ने ताना मारा, तेरी बकरियां अभी जिंदा हैं, पर तूने ज्यादा बुद्धिमानी दिखाई तो सुबह तक शायद न रहें। ये सुनकर मस्तान का दिल जल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, जानवरों पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, कायरता है। शब्बीर भड़क गया, अब तेरी जुबान काटनी पड़ेगी। वो फिर से आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीपल के पेड़ के पीछे से टॉर्च की रोशनी चमकी। रुको, एक भारी आवाज गूंजी। सभी चौंककर पीछे मुड़े। गांव के मुखिया पाटिल साहब, दामोदर, रामू और कुछ गांव वाले हाथों में टॉर्च और डंडे लेकर पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। शब्बीर के चेहरे का रंग उड़ गया। पाटिल साहब ने सख्त आवाज में कहा, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? किसकी इजाजत से मस्तान को यहाँ बुलाया और उसकी बकरियां बांधकर क्यों रखी हैं? दामोदर बोला, मुखिया जी, हमें शक था। हम मस्तान को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। हम दूर से ही सब देख रहे थे। मस्तान की आंखों में राहत आई। वो लगभग रो पड़ा। अब सारी सच्चाई सबके सामने थी। पाटिल साहब गुस्से में बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शब्बीर। जानवरों को चुराकर इंसान को धमकाते हो। ये गांव की मर्यादा है। गांव वाले शब्बीर के खिलाफ बोलने लगे, ये तो गुंडागर्दी है। अब साफ हो गया कि गलती किसकी है। मस्तान ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शब्बीर चिल्लाया, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। पर उसके साथी डर के मारे पीछे हट गए। एक ने डरते हुए कहा, मुखिया जी, हमसे गलती हो गई। शब्बीर ने कहा था मस्तान को सबक सिखाना है। भीड़ में हंगामा मच गया। अब सब सच जानते थे। शब्बीर की गर्दन शर्म से झुक गई। गुस्सा अब पछतावे में बदल रहा था, पर देर हो चुकी थी। पाटिल साहब ने कहा, कल गांव की पंचायत दोबारा बैठेगी, पर इस बार आरोपों पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर। शब्बीर अब चुप था। उसके साथी जमीन में गड्ढा ढूंढ रहे थे जहां छुप सकें। मस्तान बकरियों की ओर भागा। उसने गुलाबी और नन्ही को गले लगाया। वे उसकी गर्दन से लगकर मिमियाने लगी, जैसे कह रही हूँ, हम बच गए, तू आ गया। मस्तान की आंखों से आंसू बह निकले। ये दुख नहीं था, ये राहत थी। ये जीत थी, सच की जीत। पाटिल साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू सच में इस गांव की शान है, मस्तान। तेरे जैसा ईमानदार लड़का बहुत कम होता है। रामू बोला, अगर तू हमें न बताता तो आज बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दामोदर ने कहा, अब गांव को समझ में आ गया है कि असली इंसान कौन है। अगली सुबह गांव में एक नया माहौल था। लोग मस्तान के घर के आगे जमा हो गए, सहारे, सम्मान और माफी के साथ। कई लोग बोले, हमने तुझे गलत समझा बेटा, माफ कर देना, तू तो दिल का बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, रज़िया भी आई। आंखों में आंसू लिए बोली, मस्तान, मैंने कल रात सब सुना। तुमने कितना सहा, कितना अकेले लड़ा। धन्यवाद। मस्तान ने हल्की मुस्कान दी, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। रज़िया धीमी आवाज में बोली, और मैंने हमेशा दिल से जाना था कि तुम गलत नहीं हो। पाटिल साहब ने घोषणा की, आज से मस्तान का सम्मान दूना है। वह शाहीपुर का सबसे भरोसेमंद इंसान है, और कोई भी उसके काम, उसकी बकरियों को या उसके सम्मान को चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। गांव वाले तालियां बजाने लगे। मस्तान की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल में एक सुकून था कि आज गांव ने सच पहचाना। गुलाबी और नन्ही उसके आसपास कूदने लगी। बकरियां भी मानो खुशी मना रही थीं। और उस दिन शाहीपुर में एक नया सवेरा हुआ, जहां ईमानदारी जीती, जहां साहस ने डर को हराया, जहां एक बकरी चराने वाला पूरे गांव का नायक बन गया। कहानी का संदेश, मोरल, सच की राह कठिन होती है,
पर अंत में वही जीत दिलाती है और सम्मान प्रदान करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।